नमस्कार दोस्तों बजट सत्र का एक हिस्सा पूरा हो गया है। अब मार्च में सत्र का बाकी हिस्सा दूसरा चरण बुलाया जाएगा। तो फिर आखिरी दिन वक्फ बिल को संसद में दोनों सदनों में पेश क्यों किया गया? सत्र के अगले हिस्से में एक महीने बाद मार्च में भी इसे पेश किया जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह के हर कदम में एक बड़ी सियासी चाल छिपी होती है, आप हमेशा से समझते थे। इसीलिए जब लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा शुरू किया तो अमित शाह ने मोर्चा संभाला और बड़ी दरियादिली के साथ कहा कि विपक्ष इस बिल में जो कुछ जोड़ना चाहे वो जोड़ सकता है, उनकी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं होगा। संसदीय प्रणाली को लेकर ये किसी मजाक से कम नहीं है दोस्तों। विपक्ष के हंगामे और विरोध पर ही वक्फ बिल को लेकर जेपीसी बनी थी। उस जेपीसी में विपक्ष की बात तक सुनी नहीं गई। विपक्ष का हर ऐतराज खारिज कर दिया गया और संसद में अमित शाह दरियादिली दिखा रहे हैं। आखिर क्यों? संसद में विपक्ष का हंगामा और अमित शाह की दरियादिली सत्ता के गेम का एक हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा सीधे नीतीश कुमार को हिट करता है, जिन्हें जल्द ही अपने राज्य में चुनाव में जाना है और मुस्लिम उनका एक वोट बैंक है। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये दाव कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव बिहार के जो होने वाले हैं और उससे भी आगे जाकर अगले साल होने वाले पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव की बिसात भी बिछाता है दोस्तों। इसका एक और हिस्सा भी है जो है तो बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अहम है। वो हिस्सा आरएसएस और उसके प्रमुख से जुड़ा नजर आता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस पूरे गेम को आज समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत उसी छोटे हिस्से से जो अहम हिस्सा भी है, जो आरएसएस और उसके मुखिया से जुड़ा है। दोस्तों, सितंबर का महीना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अहम है। उम्र का एक बड़ा पड़ाव तो वो सितंबर में पूरा करेंगे ही, उनकी राजनीति में भी पड़ाव आ सकता है। संघ और संघ प्रमुख की इस बात का दबाव भी बनाते आए हैं और उन्हें सितंबर का इंतजार भी है। नरेंद्र मोदी से अपना राजनीतिक ठहराव नहीं बनाना चाहते हैं दोस्तों। इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह संघ प्रमुख को परोक्ष रूप से चैलेंज भी करते हैं। जैसे आजकल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी को लेकर एक नई हलचल होती नजर आ रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि संघ के दुलारे फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर दिल्ली लाकर डंप करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए अमित शाह उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर कोई व्यू रचना कर रहे हैं। इस एक पैंतरे के साथ ही नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख को अपनी चुनावी जीत के दायरे में उलझाना चाहते हैं। साथ ही मोदी संघ प्रमुख को भरमाए रखने के लिए उनके मुताबिक कुछ काम कर देना भी चाहते हैं, ताकि संघ प्रमुख भी मानने लगे कि मोदी है तभी मुमकिन हो पा रहा है। वक्फ बिल को लेकर जल्दबाजी का एक मकसद संघ प्रमुख को सेट रखना यानी अपीजमेंट भी हो सकता है दोस्तों। अब तो दिल्ली में संघ का हाईटेक चमचम करता नजर मुख्यालय भी आपको दिखाई दे जाएगा, वो बनकर तैयार हो चुका है। ये भी तो मोदी के दौर में ही मुमकिन हुआ है। यहां एक दिलचस्प बात भी जान लीजिए। इस देश में अपीजमेंट का इल्जाम समाज के एक वर्ग को लेकर कांग्रेस के ऊपर लगता रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने इसे लगाया तो कांग्रेस उसे काउंटर नहीं कर पाई। कांग्रेस देश को एक समझा नहीं पाई कि जिस वर्ग के लिए जो किया गया वो शायद उस वक्त की जरूरत थी। लेकिन अपीजमेंट का यही इल्जाम कांग्रेस नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी या आरएसएस पर नहीं लगा सकती दोस्तों, क्योंकि ये राजनीतिक जंग बराबर की नहीं है। ये लड़ाई 80 और 20 की है। 20 के साथ जोड़कर एक पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम किया जा सकता है। इसके उलट 80 के साथ जुड़ते ही पार्टी और नेता को शोहरत मिल जाती है। नरेंद्र मोदी और उनके दौर के बीजेपी खुले तौर पर कहते हैं कि उसे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। वैसे ये भी चुनावी हिंदुत्व का ही एक जुमला है। बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, ये असल में हिंदू वोटों को अपने हक में एकजुट करने का दाव है और बाकी दलों को मुस्लिम वोट में सेंध लगाकर उसे बिखरने देने की चाल। वरना नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र में अजीत पवार और बिहार में नीतीश कुमार के साथ नहीं मिलाते।
अपना हाथ कभी उनके साथ नहीं मिलाते दोस्तों, क्योंकि इन सब का एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है। वक्फ बिल की जल्दबाजी का दूसरा मकसद इसी वोट बैंक और अपने सहयोगियों को टेस्ट करना भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी की कुर्सी नीतीश कुमार और नायडू के भरोसे ही सलामत है, और इन दोनों नेताओं का वोट बैंक मुस्लिम भी है। मुस्लिम नेता चेतावनी भी देते हैं कि अगर वक्फ बिल पारित हुआ तो इसके कसूरवार नीतीश और नायडू होंगे। इसके बाद भी मोदी और शाह की राजनीति बेखौफ क्यों है? उन्हें इस बात का डर क्यों नहीं है कि उनकी बैसाखियां हट सकती हैं? क्या इसकी वजह यह है कि मोदी और शाह अपनी बैसाखियों को अपनी जकड़ में ले चुके हैं? क्या दिल्ली की सत्ता समझ चुकी है जो नायडू को अगले 5 साल तक जनता से कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो दिल्ली से चाहिए। दिल्ली नायडू को वो देगा और नायडू झोली भरकर शांत रहेंगे। क्या दिल्ली की सत्ता नीतीश कुमार को भी टेस्ट कर रही है और बिहार को भी? क्योंकि नीतीश कुमार को चुनाव से पहले अपनी पार्टी की फिक्र भी है। पार्टी स्तर पर जेडीयू किस तरह ऑपरेशन लोटस के निशाने पर है, इसे राजनीतिक गलियारे में हर कोई समझ रहा है। तो नीतीश कुमार क्यों नहीं समझते या क्यों नहीं समझेंगे? बताया जाता है कि जिन संजय झा को नीतीश ने बड़ी उम्मीदों से कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बनाकर दिल्ली बिठाया है, आज उनके पटना पहुंचने पर नीतीश उनसे अकेले मुलाकात करना तक पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि संजय झा अब नीतीश के सेनापति से कहीं ज्यादा अमित शाह के सिपाही ज्यादा नजर आते थे दोस्तों, क्योंकि अब सब कुछ समझ जनता को भी आ रहा है और नीतीश बाबू को भी कि ये पड़ाव पलट रहा है। नीतीश कुमार की टेस्टिंग इस पॉइंट पर भी होनी है कि जब अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर पर जो दिए बयान को विपक्ष ने अपमान का मुद्दा बनाया, तब नीतीश खामोश रहे। तो अब एक छोटे वोट बैंक की खातिर वो स्टैंड लेते हैं या नहीं? स्टैंड लेते हैं तो शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हें भी ये बता दें कि असल में वो कहां स्टैंड करते हैं। बिहार की राजनीति में वक्फ बिल मोदी और शाह का ट्रम्प कार्ड भी बन सकता है दोस्तों, और मंडल की राजनीति पर मोदी की कमंडल की राजनीति को भारी साबित कर सकता है। यही दाव बिहार से आगे जाकर बंगाल तक असर दिखा सकता है, और इन सारे दूर के मकसद पूरे होने से भी पहले एक मकसद तो वक्फ बिल फौरन पूरा करता है। संसद सत्र खत्म होते ही तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जनता के बीच जाएगा। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि जनता के बीच महाकुंभ हादसे और अव्यवस्थाओं का मुद्दा लोगों के बीच जाए। दिल्ली में सिर्फ 3% अंतर से जीत का सच लोगों का चर्चा का मुद्दा बने। इंडिया गठबंधन की एकजुटता की चर्चा हो। बजट को लेकर बजट में इनकम टैक्स राहत का स्तर परत दर परत खुले, ये नहीं चाहते हैं। रोजगार का कोई ऐलान ना होना विपक्ष का एक मुद्दा बने, ये भी नहीं चाहते हैं। अमेरिका से हथकड़ी बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजे गए हमारे देशवासियों और देश के अपमान का मुद्दा बने, ये भी नहीं चाहती सरकार। ऐसे बहुत से मुद्दे जो सत्ता को परेशान कर सकते हैं, उन्हें हाशिए पर डालने के लिए सत्ता ने वो मुद्दा विपक्ष को थमा दिया है जो जितना ज्यादा गरमाएगा सत्ता को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अखिलेश यादव इस बात को खुले तौर पर कहते भी हैं। इसी वक्फ बिल के सहारे अभी एक और मुद्दे पर चर्चा जोर पकड़ सकती है, वो है सनातन बोर्ड। और जब आम जनता के बीच व्हाट्सएप के जरिए ये पूरा माहौल रचा जाएगा, तब वक्फ बोर्ड क्या है, क्यों है, बौद्ध ईसाई धर्मों में क्या होता है, इन सब की बात नहीं, सिर्फ वही बहस चलेगी जैसा सत्ता चाहती है। शायद इसीलिए बजट सत्र के पहले दौर के आखिरी दिन इसे पेश कर दिया गया। ये पहला ऐसा मौका भी होगा जब संविधान के अक्स तले आपको ये भी समझ आ जाएगा कि सत्ता जब सारे पत्ते अपनी आस्तीन में ही रखती है तो फिर कोई दलील, कोई कायदा कहीं नहीं ठहरता। मुस्लिम समाज को भी मौजूदा सत्ता इस बिल के सहारे सबसे बड़ा संदेश देने जा रही है। अभी तक 370 हटाना या राम मंदिर बनाना असल में भारत की नायाब विरासत का ही एक सबूत था। जिस वर्ग को शक की नजर से देखते हुए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, वो शक ही बेमानी और बेबुनियाद था। लेकिन वक्फ बिल उन बातों से अलग और बहुत निजी किस्म का मसला है दोस्तों। सत्ता भी इसीलिए इस एक बिल के जरिए हर किसी को संदेश देना चाहती है कि समाज में लकीर तो पिछले 10 बरस से खींची जा रही है, लेकिन वक्फ बिल के जरिए
लकीर के इस पार और उस पार की जमात की हैसियत की लकीर भी खींचने की कोशिश हो सकती है। इस हैसियत की लकीर को आप उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के सिटिंग जज शेखर यादव के बयान से समझ सकते हैं, जिनका कहना था कि देश में सब कुछ बहुसंख्यक वर्ग के मुताबिक ही होना चाहिए, वैसे ही होगा। ऐसी बात सत्ता से जुड़े बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जस्टिस शेखर यादव का ही जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर विवाद कानून के उसी दरवाजे पर पहुंच जाए तो वहां कौन बैठा है यह भी पता होना चाहिए। वैसे जस्टिस शेखर यादव सुप्रीम कोर्ट के आगे भी अपने बयान पर डटे हुए हैं और राज्यसभा में 55 सांसद उन्हें हटाने को नोटिस दे चुके हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने यह व्यवस्था दी है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को लेकर दी गई नोटिस पर विचार करने का अधिकार सभापति के पास है। इन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट के महासचिव तक पहुंचाने का निर्देश भी सभापति ने दिया है। लेकिन एक अहम बात यहां यह भी ध्यान रखिए दोस्तों कि 13 दिसंबर के उस नोटिस पर अभी तक एक्शन कोई नहीं लिया गया। आगे क्या होगा ये हम सब देखेंगे, क्योंकि नजीर तो जस्टिस महोदय भी बनेंगे। जैसे बफ बिल के जरिए एक बड़ी नजीर पूरे देश के सामने नरेंद्र मोदी पेश करना चाहते हैं, जैसे रॉलेट टेबल पर बॉल को घुमाया जाता है, उसी तरह मोदी सत्ता ने बफ बिल को घुमा दिया है। हर दल उसके अपने मुताबिक तय होने की उम्मीद लगा रहा है, लेकिन उसे कभी भी अपनी मर्जी के मुताबिक रोकने वाला बटन भी सत्ता के पास है। सत्ता के इस नए राजनीतिक मुद्दे को देखते जाइए और देखते रहिए इस पर हर दल का रुख, चाहे वो नीतीश हो या नायडू। तो दोस्तों, ये पूरी खोज खबर वाली खबर आपको कैसी लगी, ये एनालिसिस कैसा लगा, आप अपने विचारों से हमें अवगत करा सकते हैं। कमेंट करिए, इस लिंक को शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि आपको इतना ही जो मसाला है, ये जो खबर खोज की हुई है, ये सारी खबर आप तक पहुंच सके। और एक बार फिर मुझे दीजिए इजाजत, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप कृपया करके एक्सक्लूसिव खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे हमारी रोज मुलाकात हो सके। नमस्कार।